मोहन, 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 तुम मेरे पिताजी को क्यों मार रहे हो? ससुर जी आप? तोड़ डाला रे। अरे कौन हो तुम और मुझ पर हाथ क्यों साफ कर रहे हो? अरे ओ बुढ़िया, तेरी इस दुकान का हिसाब अभी भी बाकी है। पहले वो पूरा कर फिर दुकान खोलना। जमींदार, तू भी जानता है मेरे पास कमाई के लिए सिर्फ यही दुकान है और इसी दुकान से जो पैसा आता है उसी से मैं तेरा कर्ज चुकाती हूँ। अगर तू दुकान पर ताला लगा देगा तो कहाँ काम करके मैं कर्जा चुकाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानता। 2 महीने की बात हुई थी। अब तो दुकान में ताला पड़ेगा और तभी खुलेगा जब तुम मेरा हिसाब कर दोगी। जमींदार और उसके नौकर ने बूढ़ी औरत की दुकान पर ताला लगा दिया। जमींदार गांव के लोगों को ब्याज पर पैसा देता था और समय पर पैसा ना चुकाने पर लोगों की जमीन और संपत्ति हड़प लिया करता था। तूने बहुत लोगों को परेशान कर लिया है। देखना, एक दिन कोई ना कोई तेरा हिसाब भी जरूर करेगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी नीलम के साथ रहा करता था। नीलम की मां की मृत्यु काफी समय पहले ही हो गई थी, जिस कारण से चंदू ने अकेले ही नीलम को पाल पोस कर बड़ा किया था। नीलम बहुत ही सुंदर थी। गांव के कई लोग उसकी सुंदरता की तारीफ किया करते थे। अरे पिताजी, आप आ गए। आज आने में देर कर दी। हाँ, आज खेत पर काम थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। नीलम अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है। क्या बात है पिताजी, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, रामू की बेटी का ब्याह होने वाला है। अच्छा लड़का मिल गया उन्हें, और मैं पता नहीं तेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ भी पाऊंगा या नहीं। ऐसे क्यों कहते हैं पिताजी? मुझे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। फिर भी तेरी शादी की चिंता तो लगी ही रहती है मुझे। पिताजी, आप ये सब चिंता छोड़ दीजिए और खाना खाइए। अगले दिन नीलम अपने पिताजी को खाना देने के लिए खेतों पर जाती है। तभी उसे बीच में जमींदार रोक लेता है। अरे नीलम, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब, हटिए मेरे रास्ते से। नीलम जमींदार को एक तरफ कर आगे निकल गई और तभी जमींदार का नौकर भोला उससे बोला, मालिक, देखा आपने उस 2 कौड़ी के किसान की बेटी में कितना घमंड है। आपको एक तरफ करके चली गई। उसका घमंड तो आसमान पर है, लेकिन घमंड कैसे निकालना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करने वाले हैं आप? नीलम से शादी। अरे वाह, एकदम सही उपाय। अगले दिन जमींदार नीलम के घर आ जाता है। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? कोई काम था क्या? सारी बातें बाहर ही करोगे या मुझे अंदर भी बुलाओगे? हाँ हाँ, आइए ना अंदर। जमींदार अंदर आकर बैठ जाता है। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे अब तुमसे क्या सेवा करवाऊं? खैर छोड़ो ये सब बातें। ये बताओ कि नीलम अब शादी लायक हो गई है, उसके लिए कोई लड़का देख रहे हो या नहीं? हाँ जमींदार साहब, देख तो रहा हूं, लेकिन कोई लड़का पसंद ही नहीं आता नीलम को। अच्छा, तो तुम अपनी पसंद को उसकी पसंद बना दो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं बस ये कहना चाहता हूं कि नीलम की शादी मुझसे करवा दो। नीलम को भी अच्छा घर मिल जाएगा और गरीबी से छुटकारा भी। जमींदार की बात सुनकर चंदू को गुस्सा आ गया और वो बोला,
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठीक है ना? कहाँ मेरी बेटी नीलम और कहाँ आप? चलिए निकलिए मेरे घर से और कभी इस तरह मुड़कर मत देखना। सोच लो चंदू, इससे अच्छा मौका तुम्हारी बेटी के लिए फिर नहीं मिलेगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ? निकल जाइए अभी के अभी। जमींदार अपने नौकर के साथ वहां से निकल गया। देखा मालिक, जितना घमंड उसकी बेटी में है उससे ज्यादा तो उस चंदू में है। आपके रिश्ते को ठुकरा दिया उसने। उसने मेरे रिश्ते को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। इसे तो अब मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। जमींदार का गुस्सा सातवें आसमान पर जा चुका था। वो किसी न किसी तरह चंदू से बदला लेना चाहता था। इधर नीलम जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे बारे में पिताजी को कैसे बताऊं। तुम कोई काम भी नहीं करते और ना ही तुम्हारे पास जमीन है। जमीन है मेरे पास, उस पर फसल भी मैं ही उगाता हूँ और मेहनत भी करता हूँ। फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अब क्या बताऊं? वो तो भाभी हैं जो भैया को भी काबू में किए हुए हैं और हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। कल तो उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने भी भाभी का ही चावल का डब्बा फैला दिया आंगन में और पैसे भी वही निकले। तुम्हारी भाभी सच में बहुत चालाक है। तुम्हें घर से बाहर निकलवा देना चाहती है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई काम ढूंढ रहा हूँ। कोई ऐसा काम जिसमें एक साथ बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए और फिर मैं खुद तुम्हारे पिताजी से बात करने आऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नीलम लकड़ियां काटकर घर के लिए निकल जाती है। वो मोहन को पसंद करती थी, लेकिन मोहन के पास कुछ भी नहीं था, जिस वजह से वो अपने पिताजी को उसके बारे में नहीं बता सकती थी। पिताजी, अब क्या हुआ? आप बाहर क्यों बैठे हैं? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था बेटा। क्यों? क्या हुआ? वो जमींदार आया था यहाँ। जमींदार? लेकिन क्यों? वो तुझसे शादी करना चाहता है। क्या? फिर आपने क्या कहा? मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। अच्छा किया आपने। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू जल्दी से कोई लड़का पसंद करके शादी कर ले। जमींदार के हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। अरे पिताजी, अब इतनी चिंता मत कीजिए। आपने उसे भगा दिया है तो अब वो यहाँ नहीं आएगा। नीलम अपने काम में व्यस्त हो गई। जमींदार अपने घर में बैठा बैठा किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या सोचा मालिक? मैंने सोचा है कि उस चंदू को इतना मजबूर कर दूं कि खुद अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देकर जाए। तो आप क्या करने वाले हैं? इस बार उसने कौन सी फसल का बीज बोया है? इस बार तो उसने शायद से गेहूं का बीज बोया है। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो, किसी भी तरह जाकर उसके खेतों में दवाई छिड़क कर उसके बीज खराब कर दो। बस इतना सा काम? लेकिन उससे होगा क्या? तुम बस इस काम को खत्म करो और फिर देखो। भोला जमींदार की बात मानकर रात में चंदू के खेतों में छिड़क देता है। अगली सुबह जब चंदू खेतों में आता है तो देखता है कि जमीन का पानी बिल्कुल सूख चुका है। अरे ये जमीन इस तरह से क्यों दिख रही है? क्या हुआ इसे? और ये बीज, ये सब ऊपर को कैसे निकल आए हैं? लगता है रात में किसी ने कुछ तो किया है। चंदू अपने खेतों की जांच कर ही रहा था कि तभी नीलम भी वहां आ गई और बोली, क्या हुआ पिताजी? आप क्या देख रहे हैं?
मुझे लगता है खेतों में पड़े बीज खराब करने के लिए किसी ने यहाँ पर दवाई छिड़की है। लेकिन कोई हमारे खेत को क्यों खराब करेगा? और कौन हो सकता है? जमींदार। हाँ, तुम घर जाओ, मैं जरा उससे मिलकर आता हूँ। चंदू सरपंच जी को लेकर जमींदार के घर पहुंचता है। अरे सरपंच जी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? और चंदू, तुम मेरे घर में क्या करने आए हो? जमींदार, चंदू का कहना है कि तुमने इसके खेत का बीज खराब करने के लिए दवाई डलवा दी है। ये कैसा इल्जाम है? मेरे भी खेत है, मैं भी मेहनत करता हूँ। मैं क्यों किसी की मेहनत को बर्बाद करूंगा? चंदू, बात तो जमींदार की भी सही है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? वो देखिए सरपंच जी, वो रहा दवाई का डब्बा, वो खुला पड़ा है। इनसे पूछिए कि ये खाली डब्बा इनके यहाँ क्या कर रहा है। अरे वो तो मेरे खेत में कीड़े लग गए थे, उनको मारने के लिए। तो इतनी सी बात बताने में पसीने पसीने क्यों हो रहे हो? जमींदार, ये तुमने बहुत गलत किया। चंदू से तो तुम्हारा कोई उधार, कोई हिसाब नहीं, फिर भी तुमने उसकी मेहनत को खराब कर दिया। चलो, अब जल्दी से उसे मुआवजा दो, जितना भी नुकसान तुमने किया है उसका। ठीक है, देता हूं। जमींदार सरपंच के सामने चंदू को कुछ पैसे देता है और चंदू वहां से जाने लगता है। सरपंच और चंदू के जाने के बाद जमींदार गुस्से में अपने नौकर को बुलाता है। बोला, ओ बोला, बेअक्ल कहीं के। क्या हुआ मालिक, क्यों चीख रहे हो? अरे चीखू ना तो क्या तेरी आरती उतारूं? तुझे किसने कहा था कि ये खाली डब्बा यहाँ सजा कर रखने को? गलती हो गई मालिक। तेरी गलती के चक्कर में वो चंदू का बच्चा मुझसे पैसे ले गया। अब वो तेरी 1 महीने की तनख्वाह से कटेगा। मालिक। भोला कुछ कहता तभी वहां मोहन आ गया और बोला, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ मैं काफी हूँ काम करने के लिए। चुप कर बेवकूफ, इधर आओ। तुम कौन हो और कहां से आए हो? जी, मेरा नाम मोहन है। मैं पड़ोस के गांव से आया हूं। काम ढूंढ रहा था तो गांव वालों ने कहा आपके पास कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अच्छा, शरीर से तो बहुत बलवान लगते हो। बताओ, क्या काम कर सकते हो? कोई भी काम जो आप कहें। अच्छा, कोई भी काम। सुन भोला, जा, तू बाहर जा। भोला बाहर चला जाता है और जमींदार मोहन के पास आकर उसे काम बताता है। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो? सोच लो, कम मेहनत में ज्यादा पैसा है। ठीक है, मैं तैयार हूं। काम पूरा करने के बाद मिलता हूं आपसे। मोहन वहां से चला गया और नीलम से मिलने जा पहुंचा। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? हाँ, अब मैं जल्दी ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ, पिताजी के लिए खाना बनाना है और खेतों पर भी ले जाना है। ठीक है, मैं भी काम करने निकलता हूँ। मोहन जमींदार का बताया हुआ काम करने के लिए चंदू को ढूंढता हुआ खेतों पर आ जाता है। अरे, तुम कौन हो? तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। इतना कहकर मोहन चंदू को पीटने लगता है और नीलम खाना लेकर खेतों पर आती है। वो मोहन को देखकर चिल्ला उठती है।
मोहन, 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 तुम मेरे पिताजी को क्यों मार रहे हो? नीलम की बात सुनकर मोहन रुक जाता है और बोलता है, ससुर जी आप? तोड़ डाला रे। अरे कौन हो तुम और मुझ पर हाथ क्यों साफ कर रहे हो? अरे वो नीलम, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया है, तुम्हें कैसे माफ कर दूं? चले जाओ यहाँ से। आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं नीलम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस जमींदार से शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे कभी नहीं। नीलम अपने पिता को लेकर घर आ जाती है और उसकी चोट पर मरहम लगाने लगती है। पिताजी, ये काम भी जमींदार ने ही करवाया होगा और मुझे पता है वो आगे भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए। मैं आपको किसी भी खतरे में नहीं देख सकती। लेकिन बेटी। नहीं पिताजी, मैं जमींदार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नीलम जमींदार से शादी करने के लिए मान जाती है और जमींदार भी इस बात से बहुत खुश होता है। नीलम के घर आते ही वो उनके प्रति बहुत बुरा व्यवहार करने लगता है। नीलम, नीलम, ये सब्जी में नमक इतना ज्यादा क्यों है? नहीं, सब्जी तो बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले ही चक्कर आपको दे दी है। अच्छा, मुझे जवाब दोगी? जमींदार नमक लेकर सब्जी में डाल देता है। देखो इसमें कितना नमक है। जाओ, जाकर दूसरी सब्जी बनाओ। और ये रोटियां भी ठंडी हो गई हैं। जाओ गरम रोटी लेकर आओ। ये गलत है, आपने उसमें नमक मिलाया है। अच्छा, तो फिर तुम भूलो मत, नमक मिलाने के साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। सुना है तुम्हारे पिताजी आजकल खेतों पर रात में भी रुकने लगे हैं। जमींदार की बातें सुनकर नीलम डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जाकर दोबारा खाना बना देती हूँ। नीलम रसोई में जाकर दोबारा खाना बनाने लगती है और जमींदार को देती है। जमींदार ने नीलम को बहुत ही परेशान कर रखा था और उसने अपने नौकर को भी हटा दिया था, जिस वजह से नीलम सुबह से देर रात तक बस घर का काम करती रहती थी। एक रोज नीलम कुएं पर पानी भरने गई। किस्मत तो देखो इसकी, और चेहरे की सारी चमक वो भी जमींदार ने छीन ली। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। नीलम रोज कुएं पर इसी तरह की बातें सुनती रहती थी। तभी वहां पर मोहन आ गया। मोहन, तुम यहाँ? नीलम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो। वो जमींदार ने मुझे पैसे दिए थे। मुझे नहीं पता था वो तुम्हारे पिता हैं। मुझे माफ कर दो, बस एक मौका दो। मुझे पता है तुम भी जमींदार के घर में परेशान हो। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। लेकिन कैसे? वो जमींदार बहुत बुरा है और खतरनाक भी। मेरे पास एक योजना है। क्या? मोहन नीलम को अपनी योजना समझा देता है और नीलम उसके कहे अनुसार करने को तैयार हो जाती है। उसी रात नीलम अचानक से रसोई के बर्तन फेंकने लगती है, जिससे जमींदार की नींद खुल जाती है। इतनी रात को क्या नाटक कर रही है ये? जमींदार उठकर रसोई में आता है और देखता है कि नीलम अपने बाल खोलकर खड़ी है और अजीब आवाजें निकालकर बर्तन फेंके जा रही है। नीलम, नीलम, ये सब क्या कर रही हो? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जिंदा खा जाऊंगी। इतना कहकर नीलम जमींदार की तरफ ही सारा सामान फेंकने लगती है और जमींदार किसी तरह खुद को बचाकर कमरे में लौट आता है। ये पागल हो गई है या पागल होने का नाटक कर रही है? अगले दिन सब कुछ सामान्य रहता है और जमींदार अपने काम में व्यस्त रहता है। उसने नीलम से कुछ नहीं कहा था। तभी दरवाजे पर मोहन एक साधु के भेष में आता है। बच्चा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? नीलम,
साधु महाराज को पानी दो आकर। नीलम पानी का ग्लास मोहन को पकड़ाती है और मोहन पानी का ग्लास फेंक देता है। ये क्या है? हर कोई कुछ न कुछ फेंक रहा है। ओ साधु बाबा, क्या हुआ? पानी नहीं पीना था क्या? इस घर पर बुरी आत्मा का साया है और वो आत्मा तेरी पत्नी के अंदर है। अगर तूने इसे घर से नहीं निकाला तो बर्बाद हो जाएगा। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। चलिए, जाइए यहाँ से। मोहन वहां से चला जाता है और जमींदार उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। उसी रात अचानक से जमींदार को कहीं से धुआं आता दिखाई देता है। वो बाहर आता है तो देखता है कि नीलम ने सारे कपड़े इकट्ठे कर आग लगा दी है। ये सब क्या है? चला जा यहाँ से, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। जमींदार पानी लेने के लिए भागता है और आग बुझाता है। वो थक कर बैठा हुआ था कि तभी खेतों पर काम करने वाले मजदूर ने आकर कहा, मालिक मालिक, सत्यानाश हो गया मालिक, खेतों में आग लग गई। क्या कहा? खेतों में आग? तो तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जल्दी आग बुझा। जमींदार मजदूर के साथ खेतों पर आ जाता है, लेकिन आग बहुत बढ़ चुकी थी और जब तक आग पर काबू पाया गया उसका बहुत नुकसान हो चुका था। जमींदार परेशान होकर घर लौट आया। उसने आकर देखा कि नीलम कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने कहा था, चला जा, बर्बाद कर दूंगी तुझे मैं। कहीं ये सब उस बुरी आत्मा के साए की वजह से तो नहीं हो रहा? मुझे नीलम को घर से बाहर निकालना होगा। उसी वक्त जमींदार नीलम को घर से बाहर निकाल देता है और नीलम अपने पिता के पास लौट आती है। नीलम, तुम इस वक्त? सब ठीक तो है ना? मैंने जमींदार को छोड़ दिया। लेकिन उसने तुम्हें आने कैसे दिया? मैं बताता हूं ससुर जी। लेकिन तुम तो वही हो ना जिसने मुझे मारा था। माफ कर दीजिए ससुर जी, गलती हो गई थी। लेकिन अब सब ठीक है। जमींदार अब कभी नीलम के पास भी नहीं भटकेगा। उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। कैसे? पिताजी, मैं हमेशा से मोहन से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई कि आपको कुछ बता ही नहीं पाई। अच्छा, अब मैं सब समझ गया। बेटा मोहन, जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम नीलम को अपने साथ ले जाओ और इसकी सुरक्षा करना। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी आपका। मोहन नीलम को लेकर अपने घर आ गया। सुबह जब उसकी भाभी ने नीलम को देखा तो वो कहने लगी, लो, अब ये दिन देखना पड़ रहा है। लड़का रातों रात शादी कर लाया और हमें पता ही नहीं। भाभी, आप मुझे जो चाहे कहें, लेकिन नीलम को कुछ ना कहना। क्यों ना कहूँ? वो आपको रात में पता चल जाएगा। उसी रात मोहन की भाभी ढेर सारे कपड़े लेकर नीलम के पास पहुंची। नीलम डरावना चेहरा बनाकर बैठी हुई थी। अरे ओ महारानी, अब इस घर में रहना है तो काम भी करना होगा। चलो ये कपड़े धो डालो, सब एकदम अच्छे से साफ कर देना। क्या कहा? अब तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? चली जा यहाँ से, ये कपड़े तू ही धोएगी और अभी के अभी। हे भगवान, ये तो कोई चुड़ैल लगती है और इस पर तो कोई भूत का साया है। बचाओ, मुझे बचाओ। नीलम जोर जोर से हंसने लगती है और अगले दिन से उसकी भाभी उसे कुछ भी नहीं कहती। क्या हुआ भाभी? इतनी शांति क्यों है घर में? मोहन, मैंने और तुम्हारे भैया ने मिलकर सोचा है कि हम तुम्हारा हिस्सा अलग कर देते हैं। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा अपना परिवार है, तो अब तुम अलग हो जाओ।
भाभी ये बात तो मैं कब से कह रहा था। खैर चलो ये भी ठीक है। मोहन और नीलम मन ही मन हंसने लगते हैं। मोहन को उसका हिस्सा मिल जाता है और वो नीलम के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।